घरों में सोए हुए, इलेक्शन से दस्तबरदार शुदा लोग वो कामयाब हो गए जी। आप खुद जरा अंदाज़ा लगाएं ये क्या इलेक्शन थे जी। तो इस तरीके से नहीं होगा इंशाल्लाह। ये जो आप समझते हैं कि ये तो इन हो गए और हम बाहर रह गए हैं, ये इन होकर भी रोएंगे। मुल्क नहीं चलेगा इनसे, ये सिस्टम चलने वाला नहीं है, ये कोलैप्स कर जाएगा। अब ये जो निज़ाम है मुल्क के अंदर का, ये तो तमाम हो जाए, लेकिन मुझे ख़तरा है कि मुल्क कोलैप्स न कर जाए। तो हमने तो हमेशा इस मुल्क की बका और सलामती और उसके इस्तेहकाम की जंग लड़ी है, और उसका सिला जिस तरह फिर एस्टेब्लिशमेंट ने हमें दिया है, इस तमाम तक धांधली की जिम्मेदार वही कुव्वत है। अगर पीटीआई जीती है तो फिर हुकूमत है उनको ना, और अगर वाकई वो समझते कि हमने धांधली नहीं की तो फिर 9 मई का जो बयानिया है वो तो दफन हो गया ना। फिर तस्लीम करें ना कि कौम ने बागी को वोट दिया जी, और हम एक बागी को जो है सुबह का उदेराला बना रहे हैं। तस्लीम करें फिर इस बात को जी, फिर शर्माना किस चीज़ से है। मौलाना साहब, इंतखाबात 2024 में दोबारा देख रहे हैं आप, 5 साल बाद ही होंगे। अगर तो इनकी मुदाखलत है और इनके बगैर नहीं है तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका इलेक्शन का। हो भी तो कोई फ़ायदा नहीं, न हो तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। मौलाना साहब, आपकी जमात का जो इजलास हुआ है केपी का और साहब का बाटा का, उसमें फैसले क्या हुए हैं और किसी मैदान वगैरह का इंतखाब किया है कि कहाँ पे हो जाएंगे? देखिए, उसमें एक तो हमने मरकज़ी मजलिस आमला के फ़ैसले पर अपनी सूबाई जमातों को एतमाद में रहना था और उनको ज़रा उन असबाब वजूहात से आगाह करना था कि जिस पर हमने इस फैसले पे आज भी मजबूर हुए हैं। और दूसरा ये कि हमें इख्तियार नहीं था दस्तूरी लिहाज से अपनी पार्टी की दस्तूर के हवाले से कि हम ये फ़ैसला कर सकें कि हम पार्लिमानी सियासत करें भी या ना। अगर पार्लिमान ये हो तो फिर इस पार्लिमान की सियासत करना क्या फ़ायदा है। तो इस हवाले से जनरल कौंसिल के पास इख्तियार है, तो चारों सूबों का ज़रा उनको एतमाद में लेने के बाद फिर जो जनरल कौंसिल मरकज़ी है हमारी, उसका इजलास होगा और उसमें इस मौजू पर बात होगी। फिर जनरल कौंसिल सबसे बाइख्तियार इदारा है, वो जो फैसला करेगा। कल हलफदारी की तकरीब हो रही है जी, यहाँ पर जो लोग हैं जेवाई वो क्या हलफ लेंगे? हाँ, वो तो हमने कहा कि जब तक हम पार्लिमानी निज़ाम से लाताल्लुक़ी का ऐलान नहीं करते तब तक हमारा पार्लिमानी किरदार जारी रहेगा। मौलाना साहब, अभी सदारती इलेक्शन भी आ रहे हैं जिसमें आसिफ अली जरदारी भी उम्मीदवार है, तो क्या उनकी हिमायत हो सकती है या दूसरी पार्टी के उम्मीदवार की हिमायत? उसूली फैसला हमारा यही है कि हम इसमें किसी किस्म के वोट में हिस्सा न होने चाहिए। मौलाना साहब, ये बताइए कि आप कहते हैं कि सिस्टम चलने वाला नहीं है, ये लोग नहीं चला सकते, तो फिर हल क्या है आपके? गैर मुमकिन है कि हालात की गुत्थी सुलझे, अहले दानिश ने बड़े सोच के उलझाई है। मौलाना साहब, एक खत लिखा गया है IMF को पीटीआई की जानिब से, उस पर तनकीद की जा रही है, आप उसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, मैं नज़रियाती आदमी हूँ, मैं IMF को इतना इन्वॉल्व करना, वैसे भी उनके रवैये हमारे साथ अच्छे नहीं हैं। कुछ इक़्तिसादी तौर पर हम इतने कमज़ोर हुए हैं माजी में कि वहाँ पर भी हमारे लिए बहुत सी मुश्किलात होती हैं, बहुत सख्त शराइत पर वो हमसे बात करते हैं। तो इस हवाले से हर चंद की ये मसला है। अब जिस वक्त हमने कहा था कि वो असम्बली गलत है, वहाँ पर तो IMF जो है उसके हाथ सब कुछ बेचा गया। हमारा स्टेट बैंक उनके हवाले किया गया, बड़े बड़े असासे उनके हवाले किए गए। मेरे ख्याल में हमें किसी बाहर के इदारों को इस हद तक मुदाखलत के लिए दावत नहीं देनी चाहिए। मौलाना साहब, अगर एहतजाज आपकी तरफ से हो तो फिर पीटीआई के साथ इकट्ठे एहतजाज कर सकते हैं या दूसरी बात? एक बात जहन में रखें जी कि आप लोग ख़ास तौर पर जो हमारी सहाफ़ती दुनिया है, अगर कहीं पर कोई आदमी एक पहला कदम उठाता है तो आप फ़ौरन उसको मंजिल पे पहुंचा देते हैं। हालांकि मंजिल में अभी कोसों 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 सफ़र होता है। वो ज़रूर तशरीफ़ लाए हैं, हमने उनको खैर मक़दम किया। मेहमान की इज़्ज़त हमारा कल्चर है, हमारी तहज़ीब व तमद्दुन का हिस्सा है। लेकिन ज़ाहिर है कि इख्तलाफात भी हैं, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं उनके हवाले से, उनके नज़रियात, उनके एजेंडे के हवाले से।
اور ان کے اور ہمارے درمیان کوئی ایک دیوار حائل نہیں ہے بلکہ پہاڑ حائل ہے. ان کو ہم کیسے سر کریں گے, کس طریقے سے ہم تحفظات دور کریں گے. لیکن ایک سیاسی جماعت اور ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اگر کوئی فریق معاملات کو طے کرنے پہ آمادہ ہے اور وہ سنجیدہ ہیں اس میں کہ ہم جمعیت کے تحفظات کو دور کرنا چاہتے ہیں, تو سیاسی آدمی مذاکرات بھی کرتا ہے, وہ مسئلے کے حل کا انکار بھی نہیں کرتا, وہ ایک منزل تک پہنچنا بھی چاہتا ہے. ہم کوئی بندوق کی سیاست تو نہیں کر رہے, ہم تو دلیل کی سیاست کرتے ہیں, اور اگر ہمیں کوئی مطمئن کر سکتا ہے تو ہم اس میں رکاوٹ بھی نہیں ہے. لیکن ابھی اس میں مرحلہ بہت باقی ہے. فوری طور پر یہ شاید ہم نہ کہہ سکیں کہ ہمارے معاملات طے ہو گئے ہیں. ہاں, کچھ اس کو ہم ایک اچھی شروعات کہہ سکتے ہیں. مولانا صاحب یہ فرمائیں کہ ایک تو آپ نے جیسے فرمایا کہ اجلاس تھا اور ایک اس میں جو پارلیمانی سیاست ہے اس پہ نظر ثانی بھی ایک نقطوں میں نقطہ شامل تھا. یہ آج کا جو اجلاس تھا اس میں عمومی رائے, عمومی تاثر کیا پایا گیا؟ دوسری بات یہ کہ جیسے سندھ میں اکٹھے احتجاج کیا جا رہا ہے دھاندلی کے خلاف جی ڈی اے کے پلیٹ فارم سے, یہاں بھی کل بھی اے این پی کا جو ہے احتجاج ہے, اس حوالے سے جو متاثرین ہیں یا متاثرہ جماعتیں ہیں یا جو دھاندلی کے الزامات لگا رہی ہیں, آپس میں کوئی وہ ہوا ہے, رابطہ ہوا ہے اور کوئی اکٹھا احتجاج کا پروگرام بھی ہے؟ یہ سوال تو ہو گیا ایک دفعہ, لیکن میرا خیال ہے کہ آپ اگر تھوڑی سی ہماری جماعت کی جو اسٹرکچر ہے اس پر خیال کریں. اس وقت تک تو صوبے اپنے اپنے طور پہ احتجاج کا طریقہ کار طے کر رہے ہیں. تو سندھ میں ایک انداز سے ہوگا, بلوچستان میں کوئی اور انداز سے. یہاں مرکز کا اجلاس جب ہوگا اور اس میں جو طے ہوگا اس کے مطابق پورے ملک میں یکساں ہمارا ایکشن ہوگا اور اس حوالے سے ہمارے اقدامات ہوں گے. مولانا صاحب, یہ مرکز میں حکومت سازی کے حوالے سے یا بلوچستان میں حکومت میں شمولیت جلوائی کے حوالے سے کچھ رابطے ہوئے آپ کی جماعت کے ساتھ؟ سیاسی لوگ رابطے تو کرتے ہیں, رابطے تو ایسی چیز نہیں ہے کہ جو سیاست میں نہیں ہوا کرتے, لیکن ہماری پوزیشن بڑی واضح ہے کہ ہم کسی حکومت میں شامل نہیں ہونا چاہتے. ہمیں سسٹم سے باہر نہیں کیا گیا ہے بلکہ ہم نے سسٹم سے باہر رہنے کا فیصلہ کیا ہے. مولانا صاحب, اسیسمنٹ تو کیا ہوگا خیبر پختونخوا اسمبلی میں اور قومی اسمبلی میں کتنے ممبران ہیں جو آپ کے بنتے ہیں فارم 45 کے مطابق, یعنی آپ جیت چکے ہیں, آپ سے لیے گئے ہیں, آپ نے اپنے اسیسمنٹ کے مطابق کتنے ہوں گے؟ میں نے تو ابھی اس سوال کا جواب نہیں سوچا, ورنہ میں ابھی حساب کتاب کروں گا آپ کہنے کے بارے میں. مولانا صاحب, دھاندلی کا طریقہ کار کیا تھا؟ اور دوسرا ہے کہ 8 فروری کے نتائج کے بعد آپ نہیں سمجھتے کہ سائفر اور 9 مئی کا جو بیانیہ تھا وہ ختم ہو چکا ہے, تو عمران خان کو بھی اب رہا ہونا چاہیے؟ میں نے تو گرفتاری کے وقت ہی کہہ دیا تھا, آج تو میں نہیں کہہ رہا, میں نے گرفتاری کے وقت بھی کہا تھا کہ سیاست کا مزہ نہیں آ رہا, کہ میرا مخالف جو ہے وہ بندھا ہوا ہے اور میں آزاد پھر رہا ہوں, تو مقابلے کا مزہ نہیں آ رہا. میں نے کہا تو میں تو کسی سیاستدان کے جیل میں, لیکن اب آگے قانون کا معاملہ ہے, عدالتوں کا مسئلہ ہے, تو وہ معاملات ظاہر ہے کہ انہوں نے خود اپنے طور پر کرنے ہوتے ہیں. جہاں میرے سیاسی سوچ کے حوالے سے بات ہے, قطع نظر اس کے کہ کیسز کی نوعیت کیا ہے, میں کسی سیاستدان کی قید میں رہنے کا, ہم خود قید گزار چکے ہیں, کئی سال تک ہم جیلوں میں رہے ہیں, جیل میں آتے جاتے رہے ہیں, تو یہ سیاسی لوگ جیل میں جاتے ہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ نوعیت کیا ہے کیسز کی, کیوں جیل میں ہے, یہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن ذاتی طور پر میں کسی سیاستدان کے جیل میں جانے پر نہ خوش ہوتا ہوں. میں سوچتا ہوں اختلاف ہو تو وہ بھی کھلے ہاتھ کرے, ہم بھی کھلے ہاتھ کریں. اور دھاندلی کا طریقہ کار کیا تھا؟ دھاندلی کا طریقہ کار ہر پولنگ اسٹیشن کا اپنا اپنا تھا. نہیں, پولنگ اسٹیشن کا مولانا صاحب پہلے آپ جلسے میں ایک بات کیا کرتے تھے کہ کچھ لوگ آپ کے پاس بیگ لے کے آئے لیکن آپ نے ان کی بات نہیں مانی, پھر آپ کو تنہا کر دیا. 18 کے انتخابات میں اب 24 میں آپ کو پھر سے تنہا کر دیا, بعد میں کانفرنس جماعت میں سائڈ کر دی گئی. پلین وہی والا ابھی بھی چل رہا ہے کہ سر اس میں ایک سوال بیک والا پلین چل رہا ہے کہ ایک طرف باجوڑ میں آپ کو سیکیورٹی تھریٹ ہے, ٹھیک ہے, ابھی جماعت کو حملے بھی ہوئے تھے, وہ تو پھر داعش نے مان لیا کہ ہم کر رہے ہیں. پھر ڈی خان میں آپ پر نامعلوم افراد کی جانب سے فائرنگ ہوتی رہی,
आप लोग करते हैं, या इससे हम ये तासुब ले सकते हैं कि जानबूझ के ये लोग ये करते रहे कि आप हुकूमत में ना आ सके? और तुरफा तमाशा ये है कि इलेक्शन जब गुजर गया उसके बाद कोई थ्रेट नहीं है। और क्या समझते हैं? तो ये सर आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि किस तरीके को अपनाया गया, कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे तरीके अपनाए गए कि हमें घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है। जिसको कामयाब कराना है उनके साथ गाड़ियाँ रखकर वो इलाकों में जाते हैं कि जहाँ आदमी सोच भी नहीं सकता। तो उनको पब्लिक से मिलने के मौके मुहैया किए जा रहे हैं, उनको सहूलतें मुहैया की जा रही हैं। हमें कहा जा रहा है कि आपने पब्लिक में नहीं जाना, आपके लिए ख़तरा है, गए तो फिर हम उसके ज़िम्मेदार नहीं होंगे। तो इस किस्म की चीज़ें जो है ये सारे वही हरबे होते हैं कि आपको किस तरीके से नाकाम बनाया जाता है और किस तरीके से आपके ख़िलाफ़ अथॉरिटीज़ को इस्तेमाल किया जाता है। ये वही चीज़ें हैं जो राना साहब ये एक सवाल का जवाब दें कि जैसा कि आपने फरमाया कि हम हर किस्म के इंतखाबात से ताल्लुक़ रहेंगे जो पार्लियामेंट में हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कल असम्बली का इजलास है, तो जो अपोजिशन की साइड की जमातें हैं उनसे भी आप ताल्लुक़ रहेंगे। अपोजिशन लीडर के इलेक्शन में भी हिस्सा नहीं लेंगे, वो ज़रा के उसमें भी नहीं रहेंगे, इस किस्म के? जी हाँ, ऐसा ही है इंसान। मैं एक बात और भी आपसे अर्ज़ कर देना चाहता हूँ। मैंने अभी दोस्तों से भी कहा कि मसला क्या है, यानी हम किसके लिए प्रॉब्लम है। ये तो हम तस्लीम नहीं करते कि हमें पब्लिक ने मुस्तरद किया है। हमें अपने हुजूम का भी पता है। मैं कोई ये नहीं कहता कि मैं 100-200 सीटें जीतने की पोजीशन में हूँ, लेकिन अपनी जो हक है मेरा उसका अंदाज़ा मुझे है कि किस हद तक हमें कामयाबी हासिल होनी चाहिए, लेकिन तकलीफ़ किसको है। अगर हम इस्लाम की बात करते हैं, इस्लामाइजेशन की बात करते हैं, इस्लामी कानून साजी की बात करते हैं, तो ये किसके लिए प्रॉब्लम है। अगर हमारी बड़ी ताकत असम्बली में जाती है तो फिर हमारी ये नज़रिया किसके लिए मुश्किल पैदा कर रहा है। मेरे ख़्याल में इस मसले को हमें जांचने के लिए पाकिस्तान की तारीख़ को भी सामने रखना होगा कि हमारे इस्टेब्लिशमेंट, हमारे हुक्मरान अव्वल से लेकर आखिर तक इस मुल्क में किसी तरह की इस्लामी कानून साजी के हवाले से तैयार नहीं हुए, और आज भी उनको यही ख़तरा है कि ये आवाज़ जो है यहाँ दबा दी जाए किसी तरीके से, ताकि ये रोज़ रोज़ असम्बलियों के अंदर जो है अपनी अददी क़ुव्वत की बुनियाद पर अपने नज़रिए की बात ना कर सकें। दूसरी बात यह है कि आप भी ये जानते हैं कि 9/11 के बाद पाकिस्तान में जो तहरीक हमने चलाई उसने सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि बरसग़ीर और जनूबी एशिया में एंटी अमेरिकनिज़म पैदा किया, और उसको एतराफ़ किया। आपके सहाफ़ी ने एतराफ़ किया इसका जी, मीडिया ने एतराफ़ किया इसका जी। तो उस हवाले से भी अगर आलमी क़ुव्वतों के मुकाबले में हम कोई आवाज़ बुलंद करते हैं तो उनकी भी हिदायत ये होती है कि इनके हुजूम को कम किया जाए। और फिर ऐसे वक्त में जबकि अमारत इस्लामिया का इस्तेहकाम अमरीका और मगरबी दुनिया को कबूल नहीं है और पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को लड़ाने के लिए मनसूबाबंदी भी की जा रही है, और इस बीच में हम आते हैं और दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को बेहतर बनाने में किरदार अदा करते हैं, तो ज़ाहिर है कि उसका नतीजा अफ़गानिस्तान के इस्तेहकाम भी होगा, पाकिस्तान का इस्तेहकाम भी होगा। ये भी उनकी नज़र में खटक रहा है कि ये पार्टी है कि इसको इतना बड़ा किरदार न दिया जाए कि वो अफ़गानिस्तान के अंदर हमारे इस्लामिया के इस्तेहकाम का ज़रिया बने। ऐसे मौके पर जबकि सारी अमरीका और मगरबी दुनिया इसराइल की पुश्त पे खड़ी है और फ़िलिस्तीन और इसराइल की लड़ाई हुई और हम खुलकर मैदान में आए, हमने जलसे किए, पेशावर के बड़े जलसे में उनके नुमाइंदे को बुलाया, कोयटा में हुआ, कराची में हुआ, फिर हम कतर गए, उनकी क़यादत से मिले। तो ये भी बैनुल-अक़वामी दुनिया को बड़ा खटका है कि भाई एक क़ुव्वत ऐसी है कि जो खुलकर इसराइल की मुखालफत में और फ़िलिस्तीनियों के हक़ में सामने आ रही है और हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर सकती है। तो ऐसे लोगों को असम्बली से बाहर रखा जाए। ये अवामिल हैं कि जिसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि हमारी वजूद से किस किस पर मनफी असर पड़ सकता है, तो वो सारे लोग जिन पर हमारी ताकत का मनफी असर पड़ता होगा वो इकट्ठे हो गए हैं हमारे ख़िलाफ़, और उन्होंने हमारे हुजूम को कम करने के लिए और आप सदरात की इत्तला के लिए इलेक्शन से पहले मुझे इत्तला हो गई थी, इलेक्शन से पहले, कि आपके लिए फ़ैसला हो चुका है कि जमीयत के हुजूम को और सुकेड़ा जाए। यह इलेक्शन से पहले कैसे फ़ैसला होता है, और वही हुआ। तो आप खुद अंदाज़ा लगा रहे हैं इससे। मौलाना साहब ये बताएं कि जो अफगानिस्तान का आपने दौरा किया, क्या वही वजह बनी कि जिसमें आपको फिर इलेक्शन में हराया गया? ये वक्त तक क्या कहता रहा, रात सारी रात यूसुफ जुलेखा की कहानी सुना रहा था। सुबह हुई तो जुलेखा मर्द है औरत। ये जो इजलास हुआ है या आपकी तरफ से कोई अहकामात हैं हाजी गुलाम अली साहब के लिए क्या कि उन्होंने क्या करना है आगे?
आइंदा कुछ दिनों में? देखिए ये कोई मसला है ही नहीं, एक आईनी मनसब है और हम स्मूथली आगे जाएंगे। अगर ये फैसला हुआ कि भाई उनको तो हम अपनी कोई पार्टी का बंदा लाना चाहते हैं, कोई इसरार नहीं है हमारा, लेकिन जमात ने इस हवाले से कोई ऐसी राय कायम नहीं की, न हम इसको कोई सियासी मनसब समझते हैं कि एहतजाजन मुस्ताफ़ी हो जाएं। एक रियासती मनसब है, आईनी मनसब है और हम स्मूथली समझते हैं कि इस पर हम कोई सियासत न करें तो अच्छा है। आपने जो बातें की है तो इनके जो मतलब बैरूनी अवामिल है इसमें, तो फिर तो पीटीआई और आपका जो नारा है गुलामी ना मंजूर वाला, ये मतलब मुश्तरका एक नारा है, तो इन नुकात पे कोई इत्तेहाद हो सकता है? ये सवाल ऐसा है कि इस दावे को पहले हम तस्लीम करते हैं या नहीं करते, पहले सवाल तो ये है। बहुत शुक्रिया आप हज़रात के लिए, बड़ी नवाज। बस कर लीजिए, इस तरह करो